नमस्कार। D2 प्लस अकेडमी जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की चित्रशैली। राजस्थान की चित्रशैली से संबंधित एक ही वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है, जिसमें मेवाड़ चित्रशैली के बारे में अच्छे से तैयार किया गया है। आज हम उससे आगे चावड़ चित्रशैली, नाथद्वारा, मारवाड़ और अन्य जो चित्रशैली है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चावड़ चित्रशैली। चावड़ चित्रशैली में आपको मतलब मुख्य मुख्य जो विषय वस्तु है उसी को आपको याद करना है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं चावड़ चित्रशैली। चावड़ चित्रशैली की शुरुआत कब हुई थी? यानी इसकी शुरुआत है ना महाराणा प्रताप के काल के दौरान हुई थी। ठीक है। और उस टाइम महाराणा प्रताप के काल में एक ही चित्र का चित्रण किया गया था, डोला मारू। और ये जो डोला मारू है 1592 में इसका चित्रण किया गया था। सबसे ज्यादा जो चित्रण हुआ वो अमर सिंह के काल में हुआ, इसलिए अमर सिंह के काल को स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है। और ये जो चावंड है ये कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है। तो दो तीन बातें याद हो गई, यानी शुरुआत महाराणा प्रताप के काल में और स्वर्ण काल अमर सिंह के प्रथम के काल में। कहा? उदयपुर में। वहां उस टाइम है ना इसका प्रमुख चित्रकार कौन था? निसारदीन। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक रागमाला नाम का चित्र बनाया, है ना। रागमाला पर इन्होंने चित्रण किया। कब किया? 1605 में। किसने किया? निसारदीन। बस इतनी बात याद रखनी है चावंड चित्रशैली में। अब आगे देखते हैं नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली का प्रारंभ महाराणा राज सिंह के काल में। ठीक है। और स्वर्ण काल यानी सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण चित्र किसके काल में बने? राज सिंह के काल में बने। यानी प्रारंभ भी राज सिंह के काल में हुआ और सबसे ज्यादा अच्छे चित्र भी महाराणा राज सिंह के काल में हुआ। तो महाराणा राज सिंह का काल क्या हो गया? इसके लिए स्वर्ण काल हो गया। ठीक है। ये स्वर्ण काल हो गया। प्रभाव इस पर किस किस का प्रभाव पड़ा? भाई नाथ द्वारा है, श्रीनाथ जी है ना, वो आपको पता है वज्र को छोड़ के आई थी, इसलिए ब्रज को छोड़ के आई थी, इसलिए ब्रज का तो प्रभाव पड़ेगा। और मेवाड़ के नजदीक है तो मेवाड़ का तो स्वाभाविक सा है कि इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो उदयपुर और ब्रज का। अब यह आपको वैसे याद रखना है, वैसे रिलेट करके कि हाँ ये उदयपुर के नजदीक है तो उदयपुर का प्रभाव पड़ा है, ये ब्रज से छोड़ करके आए इसलिए ब्रज का प्रभाव पड़ा है। ये कहाँ है नाथ द्वारा? ये राजसमंद में। ये आपको पता है कि ये राजसमंद में है। ये थोड़ा सा ज्यादा कठिन तो नहीं है, इजी वे में याद हो जाएंगे अगर आप करोगे तो, ज्यादा कठिन काम नहीं है। अगला देखते हैं हम, प्रमुख विशेषता क्या है? ये क्या है? श्रीनाथ जी है ना कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कृष्ण लीला, सांजी, पिछवाई। पिछवाई आप जानते हो, मेरे को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जो मूर्तियों के पीछे कपड़े पर जो चित्र उकेरे जाते हैं वही पिछवाई है ना। तो इसके ये आपने देख लिया। अब इसके जो प्रमुख चित्रकार है, महिलाओं में कौन कौन से चित्रकार है? महिलाओं में एक तो कमला है और एक इलायची है, एक इसमें है नाथ द्वारा में। अब आप ये कंफ्यूज हो जाओगे एक टाइम में कि यार ये नाथ तो जो कमला और इलायची है वो नाथ द्वारा में है कि कौन सी में है? तो ध्यान रखना, कमला और इलायची ये महिलाओं के नाम है। इतना तो आपको पता है कि ये महिलाओं के नाम है। और महिला क्या करती है? नाक में कुछ पहनती है, नथ वगैरह। तो नथ से आपको रिलेट करना है कि नाथ नाथ द्वारा यानी नाथ द्वारा में ये कमला और इलायची। ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कंफ्यूज दूर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जो महिला है आपकी कमला और इलायची हो गई। पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से हैं? एक तो घासीराम है, एक नारायण है, एक उदयराम है, एक चतुर्भुज है, हरदेव है, हीरालाल है, चंपालाल है, तुलसीराम है, रामलिंग है, रामचंद्र है, रामदेव है और देवकृष्ण है। एग्जाम में ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, वो तीन चार चित्रकारों के नाम दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि कौन सी चित्रशैली से संबंधित है चित्रकार है। महिला इलायची, कमला और इलायची ये किस चित्रशैली की चित्रकार है, ऐसे पूछ लेते हैं। अब ये सारों के नाम याद होना तब बता सकते हैं कि ये नाथ द्वारा चित्रशैली की चित्रकार है। अब इसको याद करने का हमने ट्रिक्स बनाई है। नाथ द्वारा में रामदेव की कमला तो हर इलायची चम्मच से घिस कर तोलना उचित समझती है। ये बड़ी नहीं है, ये एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद में आपकी जबान पे चढ़ जाएगी। नाथ द्वारा में रामदेव की कमला तो हर इलायची को चम्मच से घिसकर तोलना उचित समझती है। बस इतना याद रखना, इसमें एक भी चित्रकार नहीं छूटेगा। नाथ द्वारा से आप नाथ द्वारा रिलेट कर लोगे, रामदेव से क्या हो जाएगा आपका
एक तो रामलिंग हो जाएगा और रामचंद्र हो जाएगा, रामदेव हो जाएगा, तीनों रामदेव से हो जाएंगे। कमला से आपको पता ही है कि कमला हो जाएगी, ठीक है। और या हर है, हर से आपका हरदेव हो जाएगा और हीरा लाल हो जाएगा। इलायची से आपको पता है इलायची हो जाएगा, चम्मच से आपका चंपा लाल हो जाएगा, घिसकर से आपका घासीराम हो जाएगा, तोलना तो से तुलसीदास हो जाएगा, तुलसीराम हो जाएगा। और इसमें उचित उसे उदयराम हो जाएगा, और चित से चतुर्भुज हो जाएगा, और समष्टि से आपको कुछ नहीं, समष्टि से आपका ऐसा कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली है ना, इसका प्रारंभ महाराणा जयसिंह के काल में 1680 में प्रारंभ हुआ था। और किसने किया था? द्वारकादास चुंडावत ने। और उसके प्रमुख चित्रकार के बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है? श्रीधर अंधारे को। यानी इन्होंने सबसे पहले इस चीज को सामने लाया था कि देवगढ़ में भी चित्रशैली का चित्रण हो रहा है, मतलब विभिन्न विभिन्न चित्रों को, जैसे मोती महल है, हजारों की ओवरी है, वहां पे इनका चित्रण किया जा रहा है। प्रभाव प्रभाव किस किस का पड़ा है? इस पर ढूंढाड़ का पड़ा, मेवाड़ का पड़ा और मारवाड़ का पड़ा। अब ये कैसे याद रहे? अब इसको आप ऐसे भी देख लो, देवगढ़ है ना, वो कैसे बताऊं आपको, ऐसे कर लो आप, देव देव मामा मामाड़ी मामाड़ी कर लो, या देव मामाड़ू कर लो। या तो इसमें क्या है कि दो बार तो मैं मारवाड़ और मेवाड़, डी से ढूंढाड़। आप कैसे भी रिलेट कर लो, मैं इसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाया नहीं। प्रमुख विशेषता ये है कि ये इन पर है ना देवगढ़ में भित्ति चित्रण किया गया है। कौन सा चित्रण किया गया है? भित्ति। कहाँ कहाँ पे? एक तो मोती महल में किया गया है और एक हजारों की ओवरी। ये दो जगह इनका चित्रण किया गया है, भित्ति चित्रण। अब बस इसमें चित्रकार देखने हैं। चित्रकार की बात करें तो इसमें हरचंद है, नेगा है, बैजनाथ है, कवला प्रथम है, कवलादित्य है, भगता है, चोखा है। ये इसके प्रमुख चित्रकार है, किसके? देवगढ़ चित्रशैली के। अब याद कैसे करें? इसका क्या लॉजिक है? इसकी ट्रिक्स है, देवगढ़ में हर बच्चों को काले बैग लाना है। देवगढ़ में कोई भी जाएगा तो देवगढ़ में क्या है? काले बैग लाने हैं। तो देवगढ़ से आपका देवगढ़ हो जाएगा, हर से आपका हरचंद हो जाएगा, और बच्चों से बै से आपका बीजनाथ हो जाएगा, चो से आपका चोखा हो जाएगा, काली से आपका कौला प्रथम कौला द्वितीय हो जाएगा, बैग से आपका भक्ता हो जाएगा, और ने से आपका निगा हो जाएगा। इस प्रकार से ये याद कर लेना, ठीक है। यानी देवगढ़ में हर बच्चों को काले बैग लाना है, बस इतना याद करना है। देखो याद तो करना पड़ेगा, बिना याद करे तो काम कैसे चलेगा। अब है जोधपुर चित्रशैली। इसका जो प्रारंभ काल है वो मालदेव के समय का काल है, 16वीं सदी में। और उस टाइम इन्होंने चित्रण करवाया था, कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में करवाया था। और इन्होंने राम रावण युद्ध का चित्रण करवाया था, और चौकीलाओ महल में चित्रण करवाया था। किसने? मालदेव ने। और मालदेव के टाइम में एक जैन ग्रंथ है उत्तरदयन का चित्रण भी हुआ था, ठीक है। मुगल प्रभाव, मोटा राजा उदय सिंह के काल पर इस पर मुगल प्रभाव पड़ा। सर्वाधिक विकास किसके? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के काल में सर्वाधिक इसका विकास हुआ। प्रभाव, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हुआ, क्योंकि नाथ संप्रदाय से संबंधित मान सिंह ने उन्होंने कार्य करवाया था, इसलिए इन्होंने नाथ संप्रदाय के इस पर प्रभाव पड़ा है। फिर आपको ये बताऊं कि यहाँ पे कौन कौन से राजा थे और उनके समय क्या क्या कार्रवाई हुए, कौन कौन से चित्रण हुए। इसके अंतर्गत अगर आप बात करते हैं तो एक मालदेव, एक सूर सिंह, जसवंत सिंह और तखत सिंह, ये प्रमुख रूप से थे। मालदेव के समय मैंने आपको ऊपर बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने जैन ग्रंथ है ना उत्तरदयन का चित्रण भी किया गया। सूर सिंह के काल में ढोला मारू का चित्रण हुआ और भागवत पुराण पर चित्रण हुआ, ये दो। अब कैसे याद रहे? सूरडा, सूरडा, डा डा से ढोला मारू, ऐसे याद कर लेना। जसवंत के काल में कृष्ण लीला का चित्रण किया गया, और कृष्ण लीला का जो चित्रण किया उसका कारीगर का नाम, चित्रकार का नाम है नाथा। तखत सिंह, और ये जो यूरोपीय कंपनियों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था तखत सिंह के काल में। और उस टाइम एक प्रमुख चित्रकार था एएच मूलर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। वेशभूषा, वेशभूषा मतलब राजस्थानी वेशभूषा थी जोधपुर चित्रशैली में बादलों का चित्रण किया गया, पहाड़ों का चित्रण किया गया। प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन से थे? उसमें रागमाला 1623 में, इसके चित्रकार वीर जी थे।
ये 1623 में जो वीर जी है ना, ये जोधपुर से संबंधित है, और 1623 में इन्होंने रागमाला पर चित्रण किया। और इसके साथ ही थोड़ा और देखते हैं नीचे। प्रेम कथाओं पर आधारित 5 चित्र कौन कौन से? मुख्य रूप से 5-7 चित्र है ये। प्रेम कथाओं पर आधारित प्रमुख चित्र है, जैसे डोला मारू है, महेंद्र मुमल है, मुमलेदे निहालदे है, उजली जेठवा चित्र है, वेली कृष्ण रुक्मणी है। इस प्रकार से ये प्रेम कथाओं पर आधारित है। ध्यान रखना, प्रेम कथाओं से बात आ जाए तो आपको जोधपुर करना है। अन्य विशेषता क्या है? इसका प्रमुख रंग था कौन सा? येलो और रेड। याद कैसे करें? यार, यानी जोधपुर में प्रेम की बातें हो रही है ना, तो यार याद रखना। और यार का मतलब है येलो और रेड। ठीक है, येलो और रेड। प्रमुख वृक्ष कौन सा है? प्रमुख वृक्ष इसमें आम है। पक्षी कौन सा है? कौवा और चील है। पशु है आपका घोड़ा, ऊंट और कुत्ता। आंखें कैसी है? बादाम के समान। अब इसमें और थोड़ा देख लेते हैं, इसके चित्रकार कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखते हैं। अब इसकी मुख्य रूप से 2 ट्रिक्स है अपने पास। कौन कौन सी ट्रिक्स है? एक ट्रिक्स तो यह है कि रामू देख बिशन सिंह की दारा, वीर जी कितनी अच्छी है। एक तो इतनी शॉर्ट है ये, रामू देख बिशन सिंह की दारा, वीर जी कितनी अच्छी है। अब इसका विश्लेषण कर लो। रामू से तो आपका रामू जाएगा, दे से आपका देवदास बाटी हो जाएगा, बी से आपका बिशन सिंह बाटी हो जाएगा, से आपका शंकर दास हो जाएगा, न से आपका क्या हो जाएगा? नारायण दास हो जाएगा, और सी से आपका शिवदास हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आप से आप वो सतीदास भी कर सकते हो, से आप वो सताज भी कर सकते हो, और से और तो कोई है नहीं। इसमें दा से आपका दानी हो जाएगा, है ना, दाना बाटी हो जाएगा, रा से आपका राम सिंह बाटी हो जाएगा, और वी से आपका वीर जी हो जाएगा, रे से आपका रतन जी हो जाएगा, जी से आपका जितमल जी हो जाएगा, टी से आपका कालू हो जाएगा, और ऐसे अमरदास जी हो जाएगा, छ से आपका छाजू हो जाएगा। अब इसमें 2-5 और छूट गए। इसके लिए दूसरी ट्रिक्स है अपने पास, शिव शंकर शिव नारायण कृष्ण विष्णु सीताराम आदि को बुला दो, फिर मधु अंकल दोनों भूत के सरताज पर चतुराई से छा जाना। ये है इसकी ट्रिक्स। फिर क्या ट्रिक्स है? शिव शंकर शिव नारायण विष्णु सीताराम आदि को बुला दो, फिर मधु अंकल दोनों भूतों के सरताज पर चतुराई से छा जाओ, फिर अब कोई नहीं छूटेगा। अब देखो, शिव से तो आपका वही क्या हो जाएगा? शिवदास बाटी हो जाएगा। शंकर से आपका शंकर दास, और नारायण से आपका हो जाएगा नारायण दास, और कृष्ण से आपका हो जाएगा किशन दास, विष्णु से आपका हो जाएगा विष्णुदास, सीताराम से हो जाएगा मत्तीराम, और बुला दो, लादो से आपका लादो हो जाएगा, और फिर मधु, से आपका क्या हो जाएगा? माधो दास हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में अंकल से आपका अकलीजी हो जाएगा, दाना दान दोनों से आपका दाना हो जाएगा, बबूत से आपका भूतों से आपका बबूत हो जाएगा। ठीक है, ये बबूत हो जाएगा, और सरताज से आपका सरताज हो जाएगा, और चतुराई से आपका चतुर्भुज हो जाएगा, छा से आपका छाजू हो जाएगा। और बाकी का इसमें और है छोटे छोटे कौन से, जैसे डालू है, नाथो है, सेफू है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, उदयराम है। इस प्रकार यदि दोनों ट्रिक्स करने के बाद में लगभग 99% आपको याद हो जाएंगे। एक आधे जो बचे वैसे याद कर लेना, डालू है, नाथो है, छाजू है ना, सेफू है, ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं बीकानेर चित्रशैली। बीकानेरी चित्रशैली की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसमें अपन प्रारंभ महाराजा राय सिंह के के काल में प्रारंभ हुआ, और उस टाइम में भागवत पुराण पर चित्रण किया गया। स्वर्ण काल अनूप सिंह के काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चित्र बने। इसके काल स्वर्ण काल कहलाता है। लाहौर में रुकनुद्दीन व अली रजा का आगमन हुआ इसी के समय। प्रभाव जैन का, मुगल का, कांगड़ा का, बीकानेर में इसका प्रभाव हुआ, क्योंकि वहाँ पे ये मुगलों से संबंधित है, और मुगलों का पड़ा है, और वहाँ पे है ना, उन मुगल क्या है कि इन कार्यों में दक्ष होते थे, इसलिए जैनों का प्रभाव पड़ा है, और कांगड़ा वहाँ पे वो है, उसकी वजह से है। प्रमुख कला यहाँ पे उस्ता कला और मथुरैन कला, ये 2 प्रमुख कलाएं हैं। और प्रमुख विशेषता क्या है कि चित्र के नीचे शिवम का नाम लिखते थे, पिता का नाम और तिथि अंकित करते थे।
ये प्रमुख विशेषता है। लकड़ी की पट्टियों पर चित्रण करते थे, ये प्रमुख विशेषता है। और गीले प्लास्टर है उन पर भी चित्रण करते थे, जिसको आला गीला पद्धति है, आराइश पद्धति जो इटली से प्राप्त हुई थी, वो यहाँ पे बीकानेर में उसका उसके अनुसार चित्रण होता है। अब इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। प्रमुख चित्रकार है रुकनुद्दीन, जय किशन, रामलाल, चंदूलाल, अली रजा, कायम, साबदीन, मुन्नालाल, मुराद, हसन और मुकुंद, ये इसके चित्रकार है। ठीक है। ट्रिक्स क्या है, रुक जाओ रामूचंदा, आज क्या क्या बिका है, साब, लहसुन, मूली, कांदा, बस ये याद रखना। रुक जाओ रामूचंदा, आज क्या क्या बिका है, तो वो कहता है साब, लहसुन, मूली, कांदा, ये बिका है मेरे तो आज। ठीक है। अब इसमें क्या है कि रुक से आपका रुकनुद्दीन हो जाएगा, है ना, रुकनुद्दीन हो जाएगा, जाओ से आपका जय किशन हो जाएगा, रामू से आपका रामलाल हो जाएगा, चंदा से आपका चंदूलाल हो जाएगा, आज से अली रज्जा हो जाएगा, और क्या से आपका कायम हो जाएगा, बीका से आपका बीकानेर हो जाएगा, साहब से आपका साहबदीन हो जाएगा, लसन से आपका हसन हो जाएगा, मूली से आपका मुन्ना लाल हो जाएगा, कांदा से आपका मुकुंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करना है। किशनगढ़ शैली की बात करते हैं, थोड़ा किशनगढ़ शैली पर देख लेते हैं। इसका प्रारंभ व स्वर्ण काल ये सावन सिंह के काल में था। उसकी एक प्रेमिका था बनी ठनी, जिसको नाम है विष्णुप्रिया। ये 1748 और 1764 के बीच की बात है। स्थान कहाँ था, किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ है, अजमेर में। प्रकाश में लाने का कार्य एरिक डिक्सन और फैयाज अली इन दोनों ने इनको प्रकाश में लाया था। बनी ठनी मूल नाम विष्णुप्रिया, और एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। किसको, बनी ठनी को। इसकी एक मौलिक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस किशनगढ़ संग्रहालय में रखी हुई सुरक्षित है, यानी अल्बर्ट हॉल पेरिस में रखी हुई है और किशनगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। प्रमुख विशेषता क्या है, इसमें कला, भक्ति, प्रेम का समन्वय दिखता है। तिलक की गीताई ने चावल के दाने पर गीता का चित्रण किया। रहस्यमय कल्पनाओं का अमूर्त सोफन मिलता है इसमें। और प्रमुख है वृक्ष, वृक्ष है इसमें केला, और कलर है संदूरी, और बादल भी संदूरी, है ना। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। बनी ठनी सोम भी एक रस्सी की बिहारी के नाम से काव्य रचना करती थी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बनी ठनी सोम भी रस्सी की बिहारी के नाम से काव्य रचना करती थी। निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे फारसी भाषा में अपना नाम लिखते थे, ये पूछ सकते हैं, निहाल चंद इससे रिलेटेड है। फिर आगे थोड़ा सा और देखते हैं। निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे फारसी भाषा में अपना नाम लिखते थे। बीती व रागनी चित्रणों का अभाव है, यहाँ पे बीतियों यानी जो बीत पर चित्र बनाते हैं दीवारों पे, वो यहाँ पे नहीं है। राग रागिनी का चित्र भी नहीं है यहाँ पे। सर्वाधिक है ना, वो कागजों पे चित्रण बनाते थे। कागजों को वसूली कहते हैं। वसूली का मतलब क्या होता है, वसूली का मतलब क्या है, वसूली नहीं वसली। वसली का मतलब क्या है कि एक कागज ले लिया, फिर आटे से दूसरा कागज चिपका दिया, तीसरा चिपका दिया, इस प्रकार से एक मोटा सारा गद्दा सा बन जाता है, वो चित्रण करने योग्य कागज बन जाता है, उस पर चित्रण किया जाता है, उसको वसली कहते हैं। तो सर्वाधिक वसली का प्रयोग कहाँ पे किया गया है, किशनगढ़ में किया गया है ना। प्रमुख पक्षी क्या है, यहाँ पे बरमर और मोर है। प्रमुख वृक्ष है केला है। प्रमुख रंग है आपका सफेद और गुलाबी है। और प्रमुख आभूषण है वेसरी, जो महिला नाक में पहनती है, वो यहाँ पे इसका चित्रण किया गया है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, एक तो नानक राम है, नागरीदास है, निहाल चंद है, तुलसीदास है, अमीर चंद है, अमरू है, धन्ना है, रामनाथ है, छोटू है, सवाई राम है, सीताराम है, सूरजमल है, सूरज ध्वज है, सूरत राम है, मोर ध्वज है, और लाडलीदास है। इसकी ट्रिक्स क्या है, नानी अम्मा तो धन्ना राम छोटू के लिए जोश जोश में किशनगढ़ से सूरज सी सूरत का मोर लाना। नानी अम्मा तो धन्ना राम छोटू के लिए जोश जोश में किशनगढ़ से सूरज सी सूरत का मोर लाना। नानी, अब ना से नानक राम हो जाएगा, और नागरीदास हो जाएगा, नी से आपका निहाल चंद हो जाएगा, अम्मा से आपका अमरू और अमीर चंद हो जाएगा, है ना। तू से आपका तुलसीदास हो जाएगा, धन्ना से आपका धन्ना हो जाएगा, राम से आपका रामनाथ हो जाएगा, छोटू से आपका छोटू हो जाएगा। ओके लिए जोश जोश में, जोश किशनगढ़ से आपका किशनगढ़ हो जाएगा, से आपका ये सीताराम भी इसी से हो जाएगा, सवाई राम भी इसी से हो जाएगा, और सूरज से आपका सूरजमल हो जाएगा, सूरज से आपका सूरज ध्वज हो जाएगा, सूरज से आपका सूरत राम हो जाएगा, और मोर से आपका मोर ध्वज हो जाएगा, और लाना से आपका लाडलीदास हो जाएगा। इस प्रकार से ये चित्र शैली हमने मोस्ट जो मोटे मोटे तौर पर अपने को याद करना था उसको देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो भी चित्र शैली बच रही है उसको हम करेंगे। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं और अच्छा बना सकूं। आप इसमें कोई सजेशन देना चाहते हो तो आपके सजेशन सादर आमंत्रित है, आप दीजिए, मैं उसके हिसाब से और भी बेटर बनाने की कोशिश करूँ।